गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा का 11वां लेसन विद्रोही और राज, जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है, का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 1857 क्रांति कैसे शुरू हुई, किस प्रकार से सिपाहियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने जो विद्रोह किया उससे इस क्रांति का बिगुल बजा, किस प्रकार से क्रांति आगे बढ़ी, किस तरह से क्रांति में नेताओं ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, इसके बाद किस प्रकार से संचार के माध्यम से या किस प्रकार से ये क्रांति और आगे बढ़ी। किन किन नेताओं ने, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया। इसके बाद अफवाहें और भविष्यवाणियाँ भी हुई और किस प्रकार से अफवाहों ने क्रांति को आगे बढ़ाने में काम किया। अब बात करते हैं, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना ये चाहिए था कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनसे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आकांक्षाओं और उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाह तभी फैलती है जब उससे लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाजों को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को खत्म करने और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए। पहली बार 1829 में अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को खत्म करने के कानून बनाए। सती प्रथा क्या थी कि भारतीय स्त्रियां जिनका पति मरने के बाद उन्हें जिंदा अपने पति के साथ जलना पड़ता था। ये एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि प्रथा भारत में काफ़ी समय से चली आ रही है तो उन्होंने इस प्रथा को बैन किया। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेज़ों ने न केवल अवैध बल्कि झांसी और सतारा जैसी दूसरी सारी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वह अंग्रेज़ अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का बहुत ही गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हो, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हो या भू स्वामित्व, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे में अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन करेंगे हम। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र रहा है। अवध में विद्रोह किस तरह से फैला देखिए। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये शब्द किसके थे, किसने कहे। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का ये सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दें, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दी गई और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होता जा रहा था। अब ब्रिटिश मुखियाओं
और ताल्लुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल सब अंग्रेज़ों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो गई, यानी कि सारे भारत पर अब अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था, जहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को ये कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे पीछे चले गए। तो इस तरह आपने देखा कि वाजिद अली शाह लोगों में कितने लोकप्रिय थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया। एक ने लिखा था, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और कोई घर ऐसा न था जहाँ से जान आलम से बिछड़ने का विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज़ बहादुर आइन मुल्क लई लीनो। इन भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी जाती रही। तो इस तरह आप देखते हैं कि वाजिद अली शाह कितने लोकप्रिय थे अवध में। इसके बाद आता है कि फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा हो जाना। कौन सी दुनिया थी जिसका खात्मा हुआ? अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में ये विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं छिनी थी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदारों का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्ता भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही थे। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। अंग्रेज़ इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। एक मुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एक मुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद ये संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से भी ज़्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भूराजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे ज़मीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा।
वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाकों का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% का इजाफा हुआ। यानी न तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था, क्योंकि उनका बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था और फसलें बहुत ही कम पैदावार दे रही थी। तालुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसानों तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद से पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेज राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे। अब इस बात को कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व की मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। न ही किसानों की इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा या मदद मिल पाएगी, जो पहले तालुकदारों से मिल पाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबे समय तक चलना था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, जो नवाब की पत्नी थी, के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का संतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांव में ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। इस प्रकार 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे। 1840 के दशक में स्थितियां बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों की कमतर नस्ल मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज, शारीरिक हिंसा सामान्य सी बात हो गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। जब भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें और बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में भी प्रतिबिंबित होने लगा। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों में जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गाँव में उनके भाई ब्रादर भी उनके साथ आज उठते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुआ और किस तरह से विद्रोह के पीछे कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी घटनाएं थी जिससे कि विद्रोह चल रहा था।